नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सीलिया और ये एक दलित कहानी है। इसको MHD 11 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर सुशीला टाकभोरे। डॉक्टर सुशीला टाकभोरे जी हिंदी की दलित कहानी लेखिका हैं। उन्होंने इस कहानी में एक दलित कन्या की करुण कथा को शब्दबद्ध किया है। सिलिया का असली नाम तो शैलजा था, परंतु उसके माँ बाप उसे प्यार से सिलिया या सिल्लो रानी कहकर पुकारते थे। सिलिया एक अछूत कन्या थी और मैट्रिक की पढ़ाई भी कर रही थी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी सिलिया बड़ी होशियार थी। स्कूल की खो खो टीम की कप्तान भी थी। सिलिया का जन्म एक अस्पृश्य कुल में हुआ था, यानी कि दलित समाज में हुआ था। समाज में अछूतों की जो मान मर्यादा थी उसे वह भली भांति जानती थी। भले ही वह उम्र में छोटी थी, परंतु समाज की सभी गतिविधियों को बहुत बारीकी से समझने लगी थी। एक बार नई दुनिया नामक अखबार में विज्ञापन छपा था कि भोपाल के एक नामी युवा नेता मैट्रिक पढ़ी दलित कन्या से विवाह करना चाहते हैं। माँ बाप का परिचय, पता आदि विवरणों के साथ युवा नेता से संपर्क करने के लिए पूछा गया था। गांव वाले, रिश्तेदार सभी ने मिलकर सिलिया के माँ बाप से अपनी बेटी का फोटो वगैरह भेजने की सलाह दी, पर सिलिया के माँ बाप अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहते थे। सिलिया के माँ बाप चाहते थे कि वह ऊंची शिक्षा प्राप्त करे और समाज में अपने बलबूते पर अपना नाम कमाए। सिलिया की भी यही इच्छा थी कि वह अधिक से अधिक पढ़ाई करे। सिलिया अपने स्कूल के दिनों में कई लोगों से अपमानित हो चुकी थी। अछूतों की समाज में इस दयनीय हालत को देखकर वह अंदर से विचलित हो जाती थी। वह अपने दलित समाज का उद्धार भी करना चाहती थी। वह खुद सिर उठाकर जीना चाहती थी। जैसे तैसे अथक प्रयास करके सिलिया ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह शादी विवाह के झंझटों से बिल्कुल दूर रही। दलित मुक्ति आंदोलन की एक कार्यकर्ता भी बनी। करीब 20 वर्षों तक सिलिया ने दलितों के उद्धार के लिए दिन रात काम किया। वह एक प्रसिद्ध लेखिका, भाषणकार, क्रियाशील कार्यकर्ता भी रही। उसने अपने अथक परिश्रम के कारण राष्ट्रीय दलित नेत्री के रूप में बहुत नाम कमाया। देश की राजधानी दिल्ली में सिलिया का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री महोदय ने सिलिया का सम्मान किया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। दलित महिला सिलिया के मुख पर विजय का आनंद दिखाई दे रहा था। ये एक तरह से कहानी का सार हम कह सकते हैं। कहानी की रूपरेखा हमें समझ में आ गई है। आइए पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं और देखते हैं जो छोटी छोटी बारीकियां लेखक अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से कहानी में पिरोता है, वो पूरी कहानी को पढ़ने के बाद ही हम समझ पाते हैं। कहानी का सार कभी भी हमें पूरी कहानी पढ़ने के आनंद को अनुभूत नहीं करवा सकता। आइए पूरी कहानी को पढ़ते हैं। कहानी सिलिया। नानी प्यार से उसे सिलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली सलोनी, मासूम भोली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली सिलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। इसी वर्ष 1960 की सबसे अधिक विशिष्ट घटना घटी। हिंदी अखबार नई दुनिया में विज्ञापन छपा। शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उसकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इस छोटे से गांव में भी विज्ञापन को पढ़कर हलचल मची हुई थी। गांव के पढ़े लिखे लोगों ने, ब्राह्मण बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी, तुम्हारी बेटी तो मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार और समझदार भी है। तुम उसके फोटो, नाम, पता और परिचय लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सिलिया की माँ अधिक जिरे में न पढ़ केवल इतना ही कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, हाँ बाई जी, सोच विचार करेंगे। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियाँ उसे छेड़ती, हंसती और मजाक करती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? इस विषय में घर में भी चर्चा होती। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते, फोटो और नाम पता भेज दो। तब सिलिया की माँ अपने घर वालों को अच्छी तरह समझाकर कहती, नहीं भैया,
ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। आज सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी के साथ शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर ही हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी। न ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देवे अपनी बेटी को। हम उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद कमा लेगी, खुद पालेगी। 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कहती जा रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वह कुएं से पानी नहीं भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू वह कुआं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाया? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 थप्पड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जा रही थी, ओ बाई माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया अपराध बोध का अनुभव कर रही थी। अब अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती। मामी को थोड़ा शांत होते देख सिलिया ने साहस बटोरा, मामी मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा, तो कहने लगी, अरे जीजी भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा, बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था? मर तो नहीं जाती, मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसे कितनी बातें सुननी पड़ी। मामी ने दुख और अफसोस के साथ अपना माथा ठोकते हुए कहा, हे भगवान, तूने हमारी कैसी जात बनाई। सिलिया नीचे देखने लगी। सच बात थी। गडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकालकर पिया था, वहाँ से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर था। जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था, वह स्त्री बकरियों के रेवड़ पालती थी। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ बकरियों को पालने का और उन्हें बेचने खरीदने का व्यवसाय किया जाता था। गाडरी मोहल्ले में लगकर ही 8-10 घर भंगी समाज के थे। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते थे। मालती सिलिया की ही हम उम्र थी, बस साल 6 महीना छोटी होगी, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज़्यादा थे। जिस काम को न करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती थी। सिलिया गंभीर और सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी। मालती को रोता हुआ देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं ले सकते, तो फिर वहाँ जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, औरी बाई दौड़ो री, जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है, हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दे जाने। और मामी को उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों बाई, जई सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मुंह पर मूतने को कह देना। तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो क्या हमारा कोई धर्म कर्म नहीं है? का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, बाई जी माफ़ कर दो, इतनी बड़ी हो गई मगर अकल नहीं आई इसको, कितना तो मारू हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती। सिलिया सोच रही थी कि भगवान उसे जल्दी ही अकल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में उसने भी भाग लिया था। अपने कक्षा शिक्षक और सहपाठियों के साथ वह तहसील के स्कूल में गई थी। उसकी स्पर्धाएं आरंभ में ही लेने से जल्दी पूरी हो गई। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कप्तान भी थी और खो खो की स्पर्धा में उसी के कारण जीत भी मिली थी। खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने बहुत अधिक तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, शैलजा, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो, हमें पता बताओ, हम पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के मारे वह नहीं बता पाई। उसने कहा, मुझे तो यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था,
हेमलता, इसे अपनी बहन के घर ले जाओ। शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक ये वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन का ससुराल तहसील में था। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर उनका स्वागत किया, हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया से पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है? सिलिया कुछ कह न पाई। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, साथ में आई है। इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। बहन की सास उसे ध्यान से देखते हुए विचार करती रही। फिर हेमलता से जाति के विषय में पूछा। हेमलता ने धीरे से बता दिया। उसे लगा जाति सुनकर मौसी जी 1 मिनट के लिए चौंकी, पर उन्होंने अपने आप को संयत करते हुए सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं? सिलिया ने हाँ कहकर सिर झुका लिया। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई नहीं बेटी, हमरा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर वापस अंदर चली गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वे मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सिलिया रास्ते भर कुड़ती जा रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी क्यों नहीं मांग कर पिया? तब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव उसकी नज़रों में तैर गया। कितना मुखौटा चढ़ाए रखते हैं ये लोग। मौसी जी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, पर जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास लौटा ले गई। क्या वे पानी मांगने पर इनकार कर देती? सिलिया को ये सवाल साल रहा था। सिलिया को देखकर मामा मामी मालती और सभी लोग बहुत खुश थे, बड़े उल्लास के साथ मिले थे। मगर सिलिया हेमलता की बहन की ससुराल से मिली उमस को भुला नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आते। वे सोचती, आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वे सोचती, हेमलता की मौसी जी से वे पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और अब ये विज्ञापन उच्च वर्ग का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करेगा। ये सेठी जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है, या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में ये विचार भी आता कि अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। माँ के यथार्थ के आधार पर कहे गए अनुभव कथन पर उसका आस्थापूर्ण विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन से सन 60 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा सके और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना? नहीं, कभी नहीं। सिलिया सोचती, हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? पढ़ाई करूँगी, पढ़ती रहूँगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को और भी बड़ा बनाऊँगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊँगी जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है। विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा सिद्ध करके रहूँगी। किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी, नहीं अपमान सहूँगी। इन बातों का मन ही मन चिंतन मनन करती सिलिया एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने कहने लगी, मैं शादी कभी नहीं करूँगी। माँ और नानी अपनी भोली भाली बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी तो एक न एक दिन करना ही है बेटी, मगर इससे पहले तू खूब पढ़ाई कर ले, इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जाति के कहने वालों को अपने घर नौकर रख लेना। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी, उसे सम्मान के लायक बनाऊंगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो विचारधारा हमारे दिमाग में बनी रहती है, कहानी हमारे दिमाग में चलती रहती है और एक ताना बाना, एक उधेड़ बुन हमारे मन में चलती रहती है। सिलिया ने जो अपने मन में संकल्प लिया था वो उसने पूरा करके दिखाया। सिलिया ने सोचा था कि वह एक चिंगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज में इन सब बातों को समझे,
जो दलित समाज में घटित हो रहा है, दलित समाज के लोगों के प्रति लोगों का ऐसा नज़रिया क्यों है, ऐसा व्यवहार क्यों है। और इन सभी बातों को समझने के लिए एक ही मार्ग बचता है, पढ़ने का मार्ग। जितना ज्ञान हम अर्जित करते जाते हैं उतने ही हमारी परंपराओं के, रूढ़िवादियों के जो बंधन है वो टूटते हुए चले जाते हैं। हमें सच्चाई का ज्ञान होता हुआ चला जाता है। और सीलिया का ये संकल्प कि वो पढ़ेगी, इतना पढ़ेगी कि कोई उसको दबा ना सके, इतना पढ़ेगी कि उसकी मन की जो उलझनें हैं वो सुलझ जाएं, इतना पढ़ेगी कि उसको एक कारण पता लग जाए कि अछूत होना क्या वास्तव में अछूत होना है या ये समाज का बनाया हुआ एक कुचक्र है, एक जाल है जिसमें वो लोग फंसे हुए हैं। सीलिया ने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थान के द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। और इस महिला को संबोधित करते समय, इसको आमंत्रित करते समय दलित मुक्ति आंदोलन की कार्यकर्ता, विदुषी, समाज सेविका, कवित्री, प्रसिद्ध लेखिका, इस तरह के संबोधित शब्द उनके नाम के आगे लगाए जाते हैं। मंत्री महोदय ने शॉल, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और वह कोई और महिला नहीं है बल्कि वो वही सीलिया है जिसकी कहानी अभी अभी हमने पढ़ी है। तो अगर हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प होता है, कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ बनने की चाह होती है, तो कोई भी बंधन, कोई भी जाति का बंधन, दलित समाज का बंधन, रूढ़ियों का बंधन या पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसका बंधन हमें रोक नहीं सकता। और सीलिया ने अपने संकल्प को पूरा करके दिखाया और समाज के सामने ये साबित कर दिया कि दलित समाज कोई ईश्वर का बनाया हुआ समाज नहीं है, बल्कि ये हमारे ही समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है, एक मानसिक बीमारी है जिसको हम अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने बुद्धि और बल के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से दूर कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये जो समस्या है वो दूर भी हुई है, लेकिन आज भी समाज के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर दलितों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता। दलित आंदोलन, साहित्य में दलित कथा लेखन और साहित्य में जो दलित विमर्श की बातचीत हुई है उससे भी समाज में बहुत बदलाव आया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन पढ़ने के बाद हमारे मन में ऐसे अनेक विचार आते हैं कि क्या दलित समाज को इतनी बुरी तरह से भी समाज में देखा जाता है। लेकिन कहानी में जो सच्चाई बयान की गई है वो वास्तविक सच्चाई के बिल्कुल आसपास है, बल्कि वास्तविक सच्चाई तो उससे भी ज़्यादा कठोर और घृणित है। सीलिया को ये अपमान अपने स्कूल में भी सहना पड़ा, अपने आसपास के समाज में सहना पड़ा, अपने परिवार को वो देखती थी, मालती की स्थिति को उसने देखा, मामा मामी को कितना अपमान सहन करना पड़ा, उनके माता पिता को आसपास कितना प्रताड़ित किया जाता था और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ दबाती रही, लेकिन उनके मन की जो आवाज़ है वो कभी दब नहीं सकी। वो मन ही मन जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं फूटना था और वो फूटता है, लेकिन सीलिया बड़े ही विवेक के साथ, बड़ी ही बुद्धि के साथ काम लेती है और उसको समझ में आ जाता है कि पढ़ना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर चलकर वो अपने मन की कुंठा को अभिव्यक्त कर सकती है, अपने मन के विद्रोह को आवाज़ दे सकती है। और आगे चलकर हम जानते हैं कि वो किस तरह से लेखिका बन जाती है, किस तरह से वो भाषण देती है, किस तरह से वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी आवाज़ को मुखर करती है और उसको सम्मानित भी किया जाता है। क्योंकि शिक्षा की जो रोशनी है वो किसी को भी किसी समाज के बंधन में बंद कर नहीं रहने दे सकती है। वो कहीं ना कहीं प्रज्वलित होती है और सभी के सामने उसकी जो रोशनी है वो प्रकाशित हो जाती है। सीलिया ने अपने मन ही मन में ठान लिया कि शादी के बंधन में मैं अपने आप को नहीं बांधूंगी, क्योंकि शादी का एक बंधन ऐसा बंधन है जिसमें बंधने के बाद हो सकता है उसका जो दृढ़ संकल्प है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए, उसके जो सपने हैं, उसके मन में जो चिंतन मनन चल रहा है वो सही दिशा ना ले सके। जब सीलिया बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ अपनी नानी और माँ से कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है, तो उसकी माँ और उसकी नानी कितनी खुश होती हैं। और यहाँ उनकी आंखों में जो चमक है वो हम महसूस कर सकते हैं कि माँ और नानी ने ये जो अपमान है वो सहन किया है, जीवन भर सहन किया है, और वो पढ़ नहीं सकी, शिक्षित नहीं हो सकी, सबल नहीं बन सकी। लेकिन जब उनकी नातिन और जब उनकी बेटी ऐसा निर्णय लेती है तो वो दोनों ही खुश होती हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी दबी हुई आवाज़ है वो भी सीलिया के रूप में हम एक तरह से उसको आवाज़ दे सकते हैं।
तो यहाँ पर नानी और माँ का कितना हम सपोर्ट कह सकते हैं, कितना साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं, उसके परिवार का साथ हम कह सकते हैं, और इसी कारण से वो आगे बढ़ पाती है। उसका अपना मनोबल तो है ही इसमें। आपको कहानी कैसी लगी? आपके अपने क्या विचार हैं? दलित कहानी लेखन अपने आप में एक क्रांति है और ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। समाज के जिस भी कोने में आज भी दलितों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से लोगों की सोच को सही तरीके से उनको समझने के द्वारा ही हम इसे दूर कर सकते हैं। लोगों को समझना ही होगा कि जाति पाति और ये जो समाज के बंधन हमने बनाए हैं ये मानव निर्मित हैं, ये ईश्वर निर्मित बिल्कुल भी नहीं है, और इनको अपनी सोच के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं। जब तक अपनी सोच को हम खुला नहीं रखेंगे तब तक हम समाज को आगे लेकर नहीं जा सकते। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।